हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमएससी कैम क्लास। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है केमिकल रिएक्शन होती क्या है। तो किसी भी सब्सटेंस की में कोई चेंज आना, किसी भी सब्सटेंस के टेस्ट में चेंज आना, किसी भी सब्सटेंस के टेस्ट में जब चेंज आता है, उसके स्टेट में जो चेंज आता है या उसके कंपोजिशन में चेंज आता है, तो हम उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारी बुक में दिए गए मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। भाई गर्मियों के टाइम में हम क्या करते हैं, दूध को रख दें रूम टेम्परेचर के ऊपर, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो क्या हो जाता है, अगर हम गर्मियों में, समर का मतलब होता है गर्मियाँ, अगर हम समर्स के डेज में क्या करते हैं, मिल्क को रूम टेम्परेचर के ऊपर रख दें या फ्रिज में ना रखें, फ्रिज में ना रखें, फ्रिज बोलते हैं रेफ्रिजरेटर, उसमें ना रखें, तो क्या होता है, दूध हमारा किस में फट जाता है, दूध क्या हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है। तो ये क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। दूसरा, एन आयरन एंड तवा नेल एंड नेल इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। इसका मतलब है आयरन तवा यानी कि लोहे का तवा, पैन हो गया, कोई बीकर मतलब पतीला हो गया, नेल का मतलब होता है कील हो गया, ठीक है, उसको एक्सपोज कर दिया। एक्सपोज का मतलब बाहर होना, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर यानी कि नरम तापमान, नमी वाले तापमान में अगर हम किसी भी लोहे की चीज़ को बाहर रख देंगे, ठीक है, नमी में बाहर रख देंगे, तो क्या होता है, वो जंग लग जाता है उसके ऊपर, तो वो भी क्या होता है वो भी क्या होता है, केमिकल चेंज हो जाता है। तीसरा है ग्रेप्स आर फर्मेंटेड गेट फर्मेंटेड। जो अंगूर है, अंगूरों को सड़ाकर क्या बनाई जाती है, शराब बनाई जाती है, वो भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है। फूड इज कुक्ड, खाने को पकाया जाता है, वो भी क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, फूड है जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है, वो भी क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। वी रेस्पायर, हम सांस लेते हैं, वो भी क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। तो हमने क्या देखा, इन ऑल सिचुएशन, सारी सिचुएशंस में क्या होता है, जो नेचर और द नेचर और जो आइडेंटिटी होती है, मतलब जो भी हमारा सब्सटेंस होता है उसकी जो आइडेंटिटी होती है और उसका जो नेचर होता है, दोनों चेंज हो जाते हैं। आइडेंटिटी का मतलब है, जैसे कि मिल्क है, मिल्क किस स्टेट में था, लिक्विड स्टेट में था, पर केमिकल रिएक्शन होने के बाद किस में चेंज हो गया, वो सॉलिड स्टेट में हो गया, यानी कि उसकी आइडेंटिटी भी चेंज हो गई, उसका नेचर भी चेंज हो गया। पहले मिल्क कैसा था, स्वीट था, मिल्क कैसा था, स्वीट था, पर अब केमिकल रिएक्शन होने के बाद मिल्क कैसा या कर्ड कैसी हुई, सोर हो गई, खट्टी हो गई, ठीक है। तो उसकी फिजिकल, उसकी आइडेंटिटी और नेचर दोनों में चेंज हो जाता है। उसके बाद है जो फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में हमने पहली क्लासेस में पढ़ा, अगर आपको नहीं याद है तो मैं इसके लिए भी वीडियो लेक्चर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि जो जैसे कि फॉर एग्जांपल जो एक केमिकल रिएक्शन मैग्नीशियम की होती है, मैग्नीशियम जो रिबन होता है, अगर हम उसको जलाते हैं, मैग्नीशियम मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड, मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है, तो जब उसको जलाते हैं तो वो चेंज हो जाता है किस में, मैग्नीशियम ऑक्साइड में, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर होता है, एक राख, जैसे किसी भी सब्सटेंस को अगर हम जलाते हैं, किसी भी सब्सटेंस को बर्न किया जाता है, तो बर्न करने के बाद क्या निकलता है, स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, और दूसरा क्या मिलता है, स्मोक के साथ साथ हमें क्या मिलता है, राख भी मिलती है। कुछ वेस्ट अनयूज्ड मटेरियल भी बच जाता है, अनबर्न मटेरियल भी बचा है, जिसको हम राख बोलते हैं, इसी वो बच जाती है। तो इसी तरह से जब भी हम मैग्नीशियम को जलाएंगे, मैग्नीशियम को जब बर्न किया जाता है, तो क्या होता है, जो उसमें स्मोक होता है, जो धुआं निकलता है, कैसा निकलता है, वाइट कलर का निकलता है। और इसी तरह से उसके अंदर जो राख बच जाती है, वो क्या बच जाता है, वाइट कलर का पाउडर बच जाता है, ठीक है। तो ये एक तरह की केमिकल रिएक्शन होती है। तो अब देखो, इस रिएक्शन को लिखने के दो तरीके, हम एक लिखें कि मैग्नीशियम इज burnt in air and changes into white smoke and white flame
एंड वाइट पाउडर रिमेन्स, उसके अंदर क्या बच जाता है, एक वाइट कलर का पाउडर बच जाता है जिसको हम राख बोलते हैं। वाइट पाउडर रिमेन्स का मतलब होता है बच जाता है, ठीक है। एक तो मैं ऐसी तरह लिखूँ। दूसरा, अगर मैं लिखूँ मैग्नीशियम, किसी भी सब्सटेंस की जो बर्निंग होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। मैंने कहा मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ बर्न किया और बर्न करने के बाद क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। एक मैं इस तरीके से लिखूँ। तो इस तरीके में जो सेकंड वाला जो मेथड है हमारा लिखने का, इसमें क्या हो जाता है, इसमें पहला हमारा टाइम भी बचता है और डायरेक्ट हम देख के बता सकते हैं। पर ये स्टेटमेंट फॉर्म में क्या होता है, एक बहुत लंबा सा प्रोसीजर हो जाता है, तो उसको देख के बताना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शंस को लिखने के लिए केमिकल इक्वेशन का यूज़ करते हैं। केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, किसी भी सब्सटेंस की उसकी एलिमेंटल फॉर्म में लिखना, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। और इसके नीचे लिख देते हैं हम, ये क्या है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को लिखते हैं Mg से, मैग्नीशियम। ये क्या है, हमारा ऑक्सीजन है, और ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब किसी भी रिएक्शन को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरह की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, रिएक्टेंट, बीच में क्या लगता है, एरो लगता है, और बाद में क्या बनता है, प्रोडक्ट, ठीक है। जब किसी भी स्टेटमेंट को इस फॉर्म में लिखा जाए, रिएक्टेंट और एरो लगा के, रिएक्टेंट किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशंस। तो इन शॉर्ट केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, केमिकल इक्वेशंस होती हैं किसी भी सब्सटेंस को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। जैसे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन के दो पार्ट्स होते हैं, केमिकल इक्वेशन के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है रिएक्टेंट एंड सेकंड होता है प्रोडक्ट। और रिएक्टेंट प्रोडक्ट को ये चीज़ बताने के लिए कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, हम यूज़ करते हैं हेड एरो, ठीक है। तीसरा जो कंपोनेंट होता है किसी भी रिएक्शन के लिए, वो होता है रिएक्शन मीडियम, कि जो हमारी रिएक्शन है किस मीडियम में हो रही है, वो होता है रिएक्शन मीडियम। फॉर एग्जांपल, रिएक्टेंट को हम लिखते हैं, रिएक्टेंट को लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। किसी भी केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाएगा, और जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को हम लिखते हैं राइट हैंड साइड में। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कनेक्ट करते हैं एक एरो से। एरो का जो हेड होता है, हेड पार्ट होता है, वो होता है प्रोडक्ट की तरफ। हेड जो पार्ट होता है वो किसकी तरफ होता है, प्रोडक्ट की तरफ होता है। और जो टेल पार्ट होता है वो किसकी तरफ होता है, हमेशा रिएक्टेंट की तरफ होता है। रिएक्शन मीडियम को कहाँ पे लिखते होते हैं, रिएक्शन मीडियम को लिखते हैं हम एरो के ऊपर। एरो के ऊपर जैसे हम हीट कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे हीट, ठीक है। अगर हम कूल कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे कूल, ठीक है। जैसे कि इसी चैप्टर में हमें 2-3 केमिकल रिएक्शन दी गई है, उनको बताता है। जैसे ये देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये रिएक्शन दी गई है, ये देखो, ये रिएक्शन दी गई है। तो ये जो है आयरन है, और यहाँ पे Fe है, ये क्या है, रिएक्टेंट। H2O क्या है, रिएक्टेंट। और ये एरो, एरो क्या बता रहा है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, और ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर हमारी रिएक्शन में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है, अगर हमारी रिएक्शन में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारी रिएक्शन में एक से ज़्यादा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है तो उनको हम प्लस लगा के लिखते हैं। जैसे कि हमारी रिएक्शन थी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन,
किस में चेंज हो रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। तो इसमें क्या है, हमारे दो रिएक्टेंट है, एक मैग्नीशियम है, दूसरा रिएक्टेंट ऑक्सीजन। तो दो रिएक्टेंट को लिखने के लिए बीच में हम निशान लगाते हैं प्लस का, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारे प्रोडक्ट दो हो तो उसको भी हम क्या लिखते हैं, प्लस में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी रिएक्शन है ए प्लस बी, ठीक है, ये क्या हो गए, रिएक्टेंट किस में चेंज हो रहे हैं, सी प्लस डी में, ठीक है। तो एरो का जो हेड है वो किसको बताता है, प्रोडक्ट को, और टेल किसको बताता है, रिएक्टेंट को। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट में भी क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। तो इस तरह से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के हिसाब से केमिकल इक्वेशंस लिखी जाती है। दूसरा जो फैक्टर होता है केमिकल इक्वेशन को लिखने का, वो होता है बैलेंस्ड करना। बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो हमने क्या किया, 1 किलोग्राम पोटैटो ली। अगर हम 1 किलोग्राम पोटैटो लेते हैं तो हमारी जो वेजिटेबल सूप बनता है वो कितना बनेगा, हमारा जो फूड प्रिपेयर होगा कितना बनेगा, 1 किलोग्राम ही बनेगा। ऐसा तो नहीं है कि 1 किलोग्राम पोटैटो से हम 2 किलोग्राम फूड बना लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। 1 किलोग्राम पोटैटो से आधा किलोग्राम फूड बनेंगे, तो इनको पूरा गर्म करेंगे, पूरा बनाएंगे तो आधा किलोग्राम फूड बनेगा, ऐसा भी नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि जितना हम मटेरियल लेते हैं उतना ही मटेरियल बनता है, प्रोडक्ट में उतना ही आता है। तो इसी तरह से जो भी रिएक्टेंट होते हैं, जितने भी रिएक्टेंट होंगे उनका जो टोटल मास होगा और जो मास प्रोडक्ट का होगा, टोटल मास होगा, वो क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं मास ऑफ, इसको हम लिखते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट या टोटल मास ऑफ, अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है तो हम लिखते हैं टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। और इसी लॉ को हम क्या बोलते हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट है हमेशा किसके बराबर होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट हमेशा प्रोडक्ट के मास ऑफ रिएक्टेंट हमेशा इक्वल होगा किसके, मास ऑफ प्रोडक्ट के। और इसी लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे कि हमारी फर्स्ट रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन जो हमने क्या की, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। या दूसरा हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो नंबर ऑफ एटम, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम लिख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ एटम होते हैं, पहले इसको लिखते हैं, जो नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के अंदर ऑलवेज इक्वल टू, हमेशा इक्वल होंगे किसके, नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट। जितने भी नंबर ऑफ एटम किसमें है, प्रोडक्ट में, हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन देखते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, MgO2। अब हम यहाँ पे नंबर ऑफ एटम देखते हैं, तो यहाँ पे मैग्नीशियम, ये पोर्शन किसका, रिएक्टेंट का, ये किसका है, प्रोडक्ट का। तो रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट की साइड, नंबर ऑफ एटम कितने कितने हैं वो देखते हैं। तो ये रिएक्टेंट की साइड मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट की साइड भी सेम ही रहेंगे। तो रिएक्टेंट की साइड मैग्नीशियम की संख्या कितनी, 1, प्रोडक्ट की साइड कितनी, 1, रिएक्टेंट की साइड ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और प्रोडक्ट की साइड कितने हैं, 2, ठीक है। तो ये तो बैलेंस है क्योंकि नंबर ऑफ मैग्नीशियम यहाँ भी एक था, यहाँ भी एक है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ भी 2 थे और यहाँ भी 2, तो इसको हम बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, हाँ नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं,
हाँ, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड चेंजेस इनटू जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस रिएक्शन को लिखते हैं हम जिंक प्लस H2SO4, यहाँ भी दे रखा है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड चेंजेस इनटू ZnSO4 एंड H2। तो इस रिएक्शन में देखते हैं नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट की साइड। तो हम क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट की साइड लिखते हैं, प्रोडक्ट की साइड लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं रिएक्टेंट की साइड लिखते हैं, प्रोडक्ट की साइड। रिएक्टेंट की साइड की कौन क्या क्या है, जिंक है, हाइड्रोजन है और तीसरा क्या है, सल्फर है और उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन है। इसी तरह से प्रोडक्ट की साइड क्या है, जिंक है, ये रहा जिंक है, उसके बाद देखो हाइड्रोजन है, ये रहा, उसके बाद सल्फर है, ये रहा, एक ही सल्फर है, ये रहा, ये ZnSO4 में, और ऑक्सीजन है, ये रही। ठीक है, अब देखो रिएक्टेंट में इनकी जो संख्या है वो कितने, रिएक्टेंट में जिंक का जो नंबर है 1 है, प्रोडक्ट में कितना है, 1 है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है कितने हैं, 2 है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, ये रहे। इसी तरह से जो सल्फर है, यहाँ पे सल्फर कितने हैं, 1 है, और यहाँ पे भी कितना है, 1 है, तो सल्फर भी कितने होंगे, 1 होंगे। सल्फर कितने हैं, एक ये है और एक ही ये। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, और यहीं पे प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन कितने हैं, 4 ही हैं। ठीक है, ZnSO4 में कितने हैं, 4 है। अब देखो यहाँ पे जो जिंक है, सल्फर है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सबकी संख्या क्या है, सेम है। तो ये जो रिएक्शन है कैसी है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। Zn प्लस H2SO4 चेंजेस इनटू ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन, ये क्या है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब देखो आगे हम बैलेंसिंग सीखेंगे, तो बैलेंसिंग सीखने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले हम बैलेंस करते हैं मेटल को, उसके बाद बैलेंस करते हैं नॉन मेटल को, और सबसे बाद में करते होते हैं अगर हम मेटल नॉन मेटल में ये नहीं पता लगा पा रहे कि कौन सी ज़्यादा एक्टिव मेटल है, कौन सी नॉन मेटल है, तो ये बात ध्यान रखना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनको सबसे बाद में बैलेंस किया जाता है। ठीक है, बैलेंस किए जाते हैं लेटर, सबसे बाद में, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम मेटल नॉन मेटल को बैलेंस करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपने आप से बैलेंस हो जाते हैं, तो इनको बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती नहीं। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन को बैलेंसिंग करते हैं, बैलेंस करते हैं Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2, ये रिएक्शन है, इसको बैलेंस कर देते हैं। Fe प्लस H2O changes into Fe3O4 प्लस H2, इसमें चेंज हो जाता है। अब देखो रिएक्टेंट के लिए लिखते हैं R, प्रोडक्ट के लिए लिखते हैं P। तो दोनों में एलिमेंट, रिएक्टेंट में क्या क्या है, आयरन है, ठीक है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। जो रिएक्टेंट में है वही प्रोडक्ट में मिलेगा। देखो आयरन है, ऑक्सीजन है यहाँ पे और हाइड्रोजन है। अब नंबर देखो इनके, नंबर हमेशा डिसिमिलर, यहाँ पे Fe कितने हैं, 1 है, यहाँ पे Fe कितने हैं, 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे आयरन को, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को सबसे बाद में करना है। तो आयरन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन को, तो आयरन यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे भी 3 थे। अब हमें बैलेंस करना ऑक्सीजन को, तो यहाँ पे 4 है, तो किससे मल्टीप्लाई करें कि रिएक्टेंट में भी संख्या क्या हो जाए, 4 हो जाए, नंबर क्या हो जाए, 4, तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखो ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कहाँ पे है, H2 के साथ जुड़ी है, तो कभी भी यहाँ पे 4 नहीं लगाओगे, ये सरासर गलत होता है। अगर तुम्हें मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आगे से मल्टीप्लाई करना होता है।
ठीक है। तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि ऑक्सीजन इसी के साथ है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 हो गए, पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए, 4 दूनी 8, क्योंकि हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई हुआ है तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 8। अब हमें क्या करना है, ये भी 4, ये भी बैलेंस्ड है, 4 ये भी बैलेंस्ड है, ये भी बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। हाइड्रोजन यहाँ पे अकेला है, ठीक है, 2 है, हमें कितने चाहिए, 8 चाहिए, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 बन जाए, तो हम क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। जो ये आपको लिखाया गया, जो भी ये मेथड बताए गए, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ये सारे यही है। तो अंत में हमारी जो लास्ट में हमारी इक्वेशन बन के क्या आती है, 3Fe4H2 Fe3O4 + 4H2, सेम यही यहाँ पे आएगी। यहाँ पे हम देखिए क्या आई है, 3Fe4H2 Fe3O4 4H2, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी रिएक्शन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन मीडियम के बारे में। रिएक्शन मीडियम क्या होता है, हम देखते, कोई भी रिएक्शन जब होती है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ टेम्परेचर या प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है, या उसको हीट करने की भी ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर हमें चीनी पानी में मिलानी है तो अगर हम उसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो वो प्रोसेस इजीली हो जाती है। तो किसी भी रिएक्शन को करने के लिए रिएक्शन मीडियम की या रिएक्शन कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर मतलब तापमान, प्रेशर मतलब दाब, और कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरक की ज़रूरत पड़ती है। अब देखो, तो उस रिएक्शन मीडियम को लिखते कहाँ पे, तो उस रिएक्शन मीडियम को हम लिखेंगे एरो के ऊपर या एरो के नीचे। फॉर एग्जांपल ये जो रिएक्शन है मिथेनॉल बनने की जो रिएक्शन है, इसके अंदर कितना हमें 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए, तो हम क्या लिखते हैं, CO + H2, एरो लगाते हैं, एरो के ऊपर रिएक्शन मीडियम लिखेंगे 340 एटमॉस्फेयर, पहले ऊपर लिखते हैं फिर नीचे लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी लिख सकते हैं, CH3OH ये बना है। तो जो ये 340 है वो क्या है हमारा, वो है हमारा रिएक्शन मीडियम। इसी तरह से फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो होती है उसके लिए हमें क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। क्या क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। तो ये रिएक्शन तभी पॉसिबल होगी फोटोसिंथेसिस की अगर सनलाइट होगी और क्लोरोफिल होगी। तो ये क्या होगा, रिएक्शन कंडीशंस। तो रिएक्शन कंडीशन को हम एरो के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट करते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये करेंगे हम अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।